वैसे तो डीमन स्लेयर में हाशिरा एंड डीमंस का कोई ऑफिशियली पावर रैंकिंग नहीं बना है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल है। बट आज की वीडियो में हम डीमन स्लेयर के कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं एंड इस वीडियो में भी स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आप स्पॉइल नहीं होना चाहते तो कृपया चले जाएं। बट अगर आपको भी मेरी तरह स्पॉइलर से घंटा फर्क नहीं पड़ता है तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। नंबर 15 पर आग लगाते हुए हैं हमारे फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेंगोकू। एंड जैसा हमने आकाजा वर्सेस रेंगोकू की फाइट में देखा था कि आकाजा भी उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ कर रहा होता है कि उसका रिएक्शन स्पीड एंड स्वॉर्ड स्टाइल तो बहुत ही बढ़िया है एंड इसलिए आकाजा उसे डीमन बनने का ऑफर भी देता है ताकि वो हमेशा के लिए जी सके। और यहाँ पर अपना तांजिरो तो हेल्प करना चाहता है बट वो तो पहले से ही गिर गया होता है एंड ये फर्स्ट टाइम तो ये बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए वो रेंगोकू की बैटल को हैंडल नहीं कर पाता है। और बाद में जाकर जब तांजिरो और गियू दोनों मिलकर आकाजा को टक्कर देते हैं तभी वो कुछ खास नहीं कर पाता एंड यहाँ पर फ्लेम हाशिरा तो अकेले ही फाइट कर रहा होता है। बट हमें भी पता है कि आकाजा तो इनके साथ बस खेल ही रहा होता है। बट इस वाले सीन में जब आकाजा फ्लेम हाशिरा के लेफ्ट पंच को रोकता है तब उसे उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है और वो भी तब जब आकाजा ने तो अपने हाथ को आर पार कर दिया होता है। एंड यहाँ पर फ्लेम हाशिरा तो आकाजा को इतनी बुरी हालत में भी मारना चाहता है कि वो खुद मारने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन आकाजा तो अपने हाथ को तोड़कर भाग जाता है क्योंकि वहां पर तो सनलाइट हो जाता है। एंड यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी फ्लेम हाशिरा तो जिंदा हो एंड वो भी तांजिरो एंड इनोसुके को बचाने में कामयाब हो जाता है। एंड इसलिए हम तांजिरो की बात पर एग्री कर सकते हैं कि रियल विनर तो रेंगोकू ही है। एंड मुझे फ्लेम हाशिरा की सबसे बढ़िया बात यह लगी कि इस बंदे को पहले से ही पता होता है कि यह मरने वाला होता है, लेकिन यह खुद को कंट्रोल करके अपने जूनियर्स को बचाने की ओर फोकस करता है। दैट्स रियल चैड मेंटालिटी। एंड तुम इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट करके बताओ। नंबर 14 पर है नाकिमे जो आखिर में अपन वो नंबर 4 का रैंक हासिल करती है। यह तो अपने आईबॉल्स को बाहर निकाल सकती है जिसका यूज वो स्लेयर्स को इन्फिनिटी कासल आर्क में स्पाई करने के लिए करती है। वेल इसका ब्लड डीमन आर्ट तो बाकी डीमन से काफी अलग है बट यूजफुल भी है। इसके यूज से वो पूरे इन्फिनिटी कासल आर्क को कंट्रोल कर सकती है एंड वो तो रूम्स एंड वॉल्स को इधर उधर शिफ्ट भी कर सकती है एंड यहाँ पर पिलर्स को भी बना सकती है जिसका यूज करके वो एनिमीज को वहीं पर दबा देती है। और तो वो पोर्टल्स को भी बना सकती है जिससे वो इन्फिनिटी कासल के इनसाइड या फिर आउटसाइड भी जा सकते हैं, बट इसका यूज तो वो फाइट के अंदर भी कर लेती है। एंड इसके अटैक्स भले डीमन स्लेयर के ऊपर डेडली नहीं होते हैं लेकिन वो परेशान जरूर हो जाते हैं। नंबर 13 पर है लव हाशिरा मिसूरी कानरोजी। एंड इसे तो हम सीजन 3 में बहुत ही अच्छे से देख रहे होते हैं एंड या फर्स्ट एपिसोड के लिए तो सभी बहुत ही पागल हो रहे होते हैं। एनीवेज मिसूरी की बात करें तो उसके 6 लव ब्रीदिंग फॉर्म्स हैं जो कि फ्लेम ब्रीदिंग का ही ब्रांच है। एंड वैसे तो बचपन में नॉर्मल ह्यूमन से 8 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन ट्रेनिंग आर्क और डीमन स्लेयर मार के बाद तो ये फ्लेम हाशिरा से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंड सीजन 3 में तो अपर मून 4 के साथ इसका फाइट सीन काफ़ी तगड़ा होता है जिसका शॉट तो बाकियों से बहुत ही यूनिक होता है। एंड फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में ये तो बचपन से ही आ। और जब वो मुजान से फाइट कर रहे होते हैं तब तो मिसूरी ने उसके आर्म्स को बेयर हैंड से उखाड़ दिया होता है, लेकिन बाकी लोग तो शॉट से भी उससे उखाड़ नहीं पाते हैं। एंड हाशिरा बनने के पीछे इसका मेन एम तो तुम्हें पता ही है एंड भूलकर भी इसे बुरी नज़र से मत देखना, नहीं तो ओबनाई आ जाए। वेल इस लिस्ट में ओबनाई तो बाद में आएगा। नंबर 12 पर है ग्योको एंड मिस हाशिरा मुइशिरो टोकिटो। मुइशिरो की बात करें तो ये तो सबसे यंगेस्ट हाशिरा है एंड अगर तुमने सीजन 3 को अच्छे से देखा है तो तुम्हें पता होगा कि इसके लिए कितनी ट्रेनिंग करता है जिसकी वजह से इसको खून की उल्टियां भी होने लगती हैं। एंड जैसा सीजन 3 में हमने देखा कि मार्क मुइशिरो ने तो अपर मून ग्योको को बहुत ही आसानी से हरा दिया होता है, लेकिन मैंने मुइशिरो के साथ ग्योको को इस लिस्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि अगर ग्योको पहले से ही सीरियस होकर बैठ तो मुइशिरो को तो कब का मार चुका होता है। लेकिन पहले ग्योको तो अपनी तारीफ कर रहा होता है कि ये देखो ये है मेरा फाइनल फॉर्म एंड तुम्हें तो मेरे आगे झुकना पड़ेगा एंड इस फॉर्म में तो मुझे कोई भी नहीं हरा एंड इसे जिसने भी देखा है वो तो आज जिंदा ही नहीं है। एंड यार मुइशिरो तो इसे इतनी आसानी से हरा देता है कि लगता है ग्योको ही कमजोर था, बट ऐसा नहीं है। बैटल के टाइम पर मुइशिरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लेता है एंड इसी वजह से वो उसे इतनी आसानी से हरा पाता है। एंड आगे की स्टोरी में जाकर जब ग्यो में अपर मून 1 कोकुशिवो का एक हाथ काट देता है वैसे ही मुइशिरो तो कोकुशिवो को स्टैप कर देता है। एंड भले ही मुइशिरो की हालत खराब हो जाती है लेकिन कम से कम वो इसे डैमेज तो कर देता है। एंड ये तो अपने मिस ब्रीदिंग का बहुत ही अमेजिंग तरह से यूज करता है जिससे अपोनेंट इसके मूवमेंट को आसानी से रीड नहीं कर पाते हैं। एंड तुम्हें तो शायद पता ही होगा कि मुइशिरो तो कोकुशिवो से डायरेक्टली रिलेटेड है, विच मीन्स ये यूरिची से भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है एंड देयरफॉर मुइशिरो के पास तो सबसे तगड़ा पोटेंशियल है ड्यू टू हिज जीन्स। एंड मुइशिरो तो इतना सब कुछ बस 14 साल की एज में ही कर लेता है जो कि तांजिरो से भी छोटा है। नंबर 11 पर है हानतेंगो जिसे हमने सीजन 3 में दिखाया गया है एंड भले ये अपने मेन बॉडी को छिपा कर रखता है क्योंकि इसके क्लोन्स भी बनते हैं जो कि काफी तगड़े लेवल के होते हैं जिससे तांजिरो नेजुको एंड गेन्ना फाइट कर रहे होते हैं। और जब क्लोन्स जोहाकुटेन में कंबाइन हो जाते हैं तब तो ये एब्सोल्यूट मॉन्स्टर बन जाता है जो कि अकेले ही तांजिरो नेजुको मिसूरी एंड गेन्ना से फाइट कर रहा होता है। एंड यहाँ पर मिसूरी के आते ही सब चांद तारे देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बैटल आगे बढ़ता है ये अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन उसके बाद भी ये तो बस किसी तरह से अपना डिफेंस कर पाती है और आखिर में जाकर उसे डीमन स्लेयर के ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है
कि वो उसकी मेन बॉडी को किसी तरह से काट देंगे। और इसे तो गेना अपने निसरीन बुलेट से भी फायर कर देता है, लेकिन लगता है कि इसकी बॉडी अंबुजा सीमेंट की भी बनी हुई है। और तांजरो तो अपने रेड बुलेट से भी काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो तांजरो को ही दबा देता है। और सबसे ज्यादा डेंजरस तो इसका ब्लड डिमन आर्ट है, इमोशन मैनिफेस्टेशन, जिसका यूज करके वो कई सारे क्लोन्स को बना देता है अलॉन्ग विथ हैविंग डिफरेंट इमोशंस एंड डिफरेंट पावर्स। और इन सबको एक साथ तो शायद ही कोई फेस करना चाहेगा। नंबर 10 पर है सर्पेंट हाशिरा ओबनाई। ये तो सर्पेंट ब्रीदिंग का यूज करता है, जो कि वाटर ब्रीदिंग का ही एक ब्रांच है। एंड इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा तो हम इसी बात से लगा सकते हैं कि फाइनल फाइट में तो इसने ब्लाइंड होने के बाद भी मुजन से फाइट किया था। एंड इसकी कटाना भी बाकी सबसे बहुत ही अलग है, जिसका यूज जब ये अपोनेंट से करता है फाइट करने के लिए, तब उन्हें इल्यूजन होने लगता है कि इसका अटैक इधर से आ रहा है या फिर उधर से, लेकिन वो तो दूसरी तरफ से अटैक कर रहा होता है। नंबर 9 पर है ग्यू तोमियोका। ओबनाई और ग्यू की स्ट्रेंथ तो ऑलमोस्ट बराबर है, इसलिए ग्यू और ओबनाई को तो हम इस लिस्ट में इंटरचेंजेबल रखते हैं। एंड हम तो इसे डीमन स्लेयर के स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि ग्यू तो बहुत ही स्ट्रांग है, जैसा यह डीमन रूई को भी इतनी आसानी से हरा देता है, जिसे स्टार्टिंग में तो तांजिरो और नेजुको भी कोशिश करने के बाद भी हरा नहीं पाते हैं। एंड इतने लंबे बैटल के बाद जब रूई तांजिरो को खत्म करने वाला होता है, तभी वहाँ पर ग्यू आ जाता है। रूई तो ग्यू के ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है, एंड वहीं ग्यू तो अपने वाटर ब्रीदिंग का यूज करता है, जिसे उसने खुद ही बनाया होता है। एंड यहाँ पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि ग्यू तो उसे अपनी बहुत ही डिप्रेस फेस के साथ हरा देता है। और ग्यू बाद में जाकर तांजिरो के साथ मिलकर अपर मून 3 आकाजा से भी फाइट करता है। एंड ये तो किसी तरह से आकाजा के सामने जिंदा बच जाते हैं, जब आकाजा खुद ही को मार लेता है। और बैटल में तो ग्यू अपने मार्क को भी गेन कर लेता है, जिससे उसकी स्पीड और पावर भी बढ़ जाती है। इसके बाद नंबर 8 पर है सानेमी द विंड हाशिरा। एंड इसके बॉडी पर स्कार देकर ही तुम पता लगा सकते हो कि यह बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। वो तो कई सारे स्वॉर्ड्स का यूज करता है। जब डीमंस उसके पास आते हैं तो उन्हें पकड़कर पेड़ों पर बांध देता है, एंड जब सनराइज होता है तो खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। एंड हाशिरा बनने के पहले उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक लोअर मून डीमन को भी हराया होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी फ्रेंड की डेथ हो जाती है। लेकिन वो तो बिना किसी हाशिरा की हेल्प लिए उसे हरा देता है, जिससे पता चलता है कि वो तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। एंड बाद में जाकर जब सानामी अपर मून 1 कोकुशिबो से फाइट करता है, तब तो ये भी कहता है कि इतना डैमेज लेने के बाद अगर कोई और हाशिरा होता है तो वो कब का हार गया होता। नंबर 7 पर है स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे। एंड मार्क्स आने के पहले तो उसने अपनी बॉडी को कम्प्लीटली डेवलप कर लिया होता है, एंड इससे तो खुद कोकुशिबो ने ही कहा होता है। एंड यहाँ कोकुशिबो तो सानेमी को पकड़ लेता है, लेकिन ग्योमे का रिएक्शन टाइम तो बहुत ही तेज होता है, और इससे तो उसके फिंगर्स ही कटते हैं, लेकिन वो मरने से बच जाता है। और ग्योमे ही वो बंदा है जिसने पहली बार कोकुशिबो का एक आर्म काटा है, क्योंकि वो तो अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड इन्हीं मोमेंट्स की वजह से मोइशिरो कोकुशिबो को चाकू मार देता है, एंड गिन्या भी शूट कर पाता है। नंबर 6 पर है आकाजा। एंड ये तो छोटी सी एज पर बहुत ही बड़े लोगों को धूल चटा देता है, एंड यहाँ तक कि उसने अपने ह्यूमन फॉर्म में 67 स्वॉर्ड्समैन को बस हाथों से ही मार दिया होता है, जिसे मैंने अपनी व्हाट इफ थ्योरी वीडियो में भी बताया था। एंड लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि एक ह्यूमन कुछ ऐसा कर सकता है। एंड इससे तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि डीमन बनने के बाद तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। एंड आकाजा के सामने तो फ्लेम हाशिरा का कोई चांस ही नहीं होता है, एक्सेप्ट अगर वहाँ पर सनराइज होता है। एंड जब वो मार्क ग्यू एंड तांजिरो से फाइट करता है, तब वो बहुत ही स्ट्रांग हो गए होते हैं। तांजिरो से काट भी देता है, बट आकाजा तो फिर से रीजनेट होने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि फाइटिंग का कोई सेंस ही नहीं बनता है, एंड वो मरने का डिसीजन ले लेता है जब उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं। एंड यहाँ पर तांजिरो आकाजा को स्वॉर्ड से काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो गिर जाता है, क्योंकि तांजिरो फाइट के बाद भी कमजोर हो गया होता है, और ग्यू की तो पहले से भी हालत खराब हो गई होती है। लेकिन यहाँ पर आकाजा तो इन्हें इजीली डिफीट कर सकता था, जिससे पता चलता है कि उनकी स्ट्रेंथ की वजह से तो नहीं हारा था, बल्कि उसने खुद ही को डिफीट करने का एक्सेप्ट कर लिया था। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पूरे डीमन स्लेयर में आकाजा तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, एंड शायद तुम्हारा भी, कमेंट करके बताओ। और नंबर 5 पर है अपर मून 2 डोमा। अब हमें ये तो पता ही है कि डोमा आकाजा से स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि वो अपर मून 2 डीमन जो ठहरा। एंड इसने तो कनाई और शिनोबु को बहुत ही आसानी से हरा दिया होता है। ऐसा ही सेम सिचुएशन इनोसुके और कनाओ के साथ भी होता है, बट शिनोबु के पास तो एक प्लान होता है कि वो डोमा को पॉइजन करके मार देंगे। इसका फेस तो पॉइजन से मेल्ट होने लगता है, एंड खुद को बचाने के लिए वो तो एक स्टैचू बनता है, लेकिन ये अटैक तो बहुत ही वीक होता है, क्योंकि वो पहले से ही पॉइजन होता है, नहीं तो ये बहुत ही स्ट्रांग होता है अगर उसने पहले से इसका यूज कर लिया होता है। एंड इसी पॉइजन प्लान की वजह से इनोसुके और कनाओ डोमा को हरा पाते हैं। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि डोमा तो बहुत ही वीक होता है, क्योंकि हमें तो इसका फुल पोटेंशियल कभी देखने को मिला ही नहीं। एंड नंबर 4 पर है कोकुशिबो हिमसेल्फ। यह 8 आंखों वाला डीमन तो पूरी सीरीज के दौरान स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा से फाइट कर रहा होता है, और भले ये कई लोग मिलकर इससे फाइट करते हैं, लेकिन ये तो सबको हरा देता है जब तक ग्योमे उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि 3 स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिराज और गेन्या मिलकर उसे किसी तरह से रोक पाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये तो ग्योमे और बाकी सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 पर है नन अदर देन डीमन किंग मुजान हिमसेल्फ।
और वैसे भी मूजान ऐसे ही थोड़ी ना डीमन स्लेयर का मेन एंटेगनिस्ट एंड सभी डीमंस का माई बाप है। एंड ये तो इतना स्ट्रांग है कि ये तो बस अकेले ही ब्लड डीमन से सबको हरा देता है एंड वो ह्यूमंस को डीमन में कन्वर्ट कर देता है। हाँ ऑफ कोर्स अगर वो जिंदा बच पाए तभी। एंड ये तो 1000 साल से भी ज़्यादा जिंदा है लेकिन कोई उससे मार नहीं पाया है। एंड उसका हेड कटने के बाद भी वो रीजनरेट कर सकता है। तो इसे मारने का तो बस एक ही तरीका है कि वो सनलाइट में जाकर मर जाए, लेकिन ये भी कमी वो दूर करने की कोशिश कर रहा है। और फाइनल फाइट में वो तो 4 माह खासी राज एंड 3 डीमन स्लेयर से अकेले ही फाइट कर रहा होता है, जिसके अटैक तो कई लोग डॉज भी नहीं कर पाते हैं। एंड फाइनल फाइट के बाद तो कई कैजुअलिटीज भी होती हैं एंड तांजिरो भी ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, लेकिन मूजान तो इसे फिक्स करके एक डीमन किंग बना देता है जो कि हमारे लिस्ट के नंबर 2 पर भी आता है। एंड भले ये ज्यादा देर तक तो नहीं टिकता है, लेकिन ये मूजान से तो डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि इसके पास तो सन रेजिस्टेंस भी होता है एंड ये सन ब्रीदिंग का भी यूज कर सकता है। एंड हम तो ये भी कह सकते हैं कि ये डीमन किंग तांजिरो तो शायद यूरिची को भी सरपास कर देता। एंड ये तो इतना पावरफुल होता है कि खुद गियो भी इसे इनविंसिबल कहता है। और डीमन किंग तांजिरो के ऊपर तो निस्लिन ब्लेड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। और रीजनरेशन की बात करें तो इसका रीजनरेशन तो बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, बट डोमा की तरह हमें इसका फुल पोटेंशियल कभी देखने को मिला ही नहीं क्योंकि तांजिरो इतनी ज़्यादा पावर को कंट्रोल कर ही नहीं पाता है एंड वो मूजान की तरह बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हो पाता है। एंड अगर ये वापस ही ह्यूमन नहीं बनता तो ये कब का यूरिची को सरपास कर गया होता। नंबर 1 पर है यूरिची सुकिगिनी। ये एक सन ब्रीदिंग यूजर है एंड डीमन स्लेयर का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी, जो कि कोकुशिवो का ही भाई होता है। एंड इसकी स्ट्रेंथ का तो हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके मूव्स तो इतने ज़्यादा तेज होते हैं कि इसकी कॉपी करने के लिए यूरिची टाइप 0 डॉल को तो कई सारे हाथ लगाने पड़ते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर मार्क कैरेक्टर की डेथ 25 के अंदर ही हो जाती है। वहीं पर यूरिची तो 80 साल से भी ज़्यादा जीता है। एंड इसके हाना फूटा इयरिंग्स को देख के मूजान की पैंट गीली हो जाती है। एंड इसी इयरिंग को तो यूरिची ने तांजिरो के पूर्वज को पास कर दिया होता है। और तांजिरो एंड यूरिची में तो कई सारी सिमिलरिटी भी हैं, जैसे उनके सर पर सिमिलर मार्क्स हैं, वो सन ब्रीदिंग यूजर हैं, उनका बैटल स्टाइल भी सिमिलर है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि तांजिरो तो यूरिची का रीइंकार्नेशन है। वेल इसके बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। एंड यहाँ यूरिची तो मूजान को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह से बच के भाग जाता है। एंड इसके बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी ये जानना है कि क्या होता अगर आकाशा एक ह्यूमन बन जाता, तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।